बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, पाकिस्तान के अवाम अव्वल तो अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पे आते नहीं हैं, और अगर आ जाएं तो उनको मार इतनी पड़ती है, पेंटी इतनी पड़ती है कि दोबारा निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। 9 मई का वाकया भी सामने है। एक लीडर के लिए लोग बाहर निकले, उसके बाद जो क्रैकडाउन हुआ, वो तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बल्कि मैं तो कहूँगा कि एशिया की तारीख में अंग्रेजों के बाद जो क्रैकडाउन हुआ, वो सबसे बड़ा यहीं पे क्रैकडाउन हुआ। लेकिन जब भी लोग निकलते हैं, आपने देखा है, खून खराबा होता है। खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज आपको दिखाई देती है कि फायरिंग वगैरह की चीजें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं। टीएलपी का तजाज भी हमारे साथ सामने है, मिसाल इसकी। आप क्या देखते हैं इस हवाले से? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हालात बनेंगे अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए मैंने कहा कि शुरू में मुझे मुश्किलात दिखती हैं, इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आवाम किसी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है कि आवाम के लिए फैसिलिटीज आएंगी, लेकिन पहले मुश्किलात उसके बाद। ऐसे वही बता रहा हूं मैं, आप ये ना सोचिएगा कि आवाम बाहर निकलेगी और मसले हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं नजर आता मुझे। मैं अक्सर आपसे पूछता था, और आप कई 1 डेढ़ साल से ये मुझे बता रहे हैं कि इस पार्टी से, इसकी क्यादत से हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इमरान खान साहब साथ वन मैन शो है। और जब इमरान खान साहब ने पार्टी बनाई थी और हुकूमत में आए थे, तो कई लोग कहते थे कि इमरान खान को अगर इस पार्टी से निकाल दिया जाए तो पार्टी में सिर्फ कचरा ही कचरा है। और हमने ऐसे वाकई ही देखा कि खान साहब को जब बंद किया गया, उसके बाद पार्टी तो बिल्कुल खत्म हो गई। कोई, यानी कि वो हाथों नहीं मार पा रहे, कोई कोशिश नहीं कर पा रहे, हालांकि इतने सारे वकला भी हैं। सर, खान साहब के बगैर आप क्या देखते हैं, इस पार्टी का वाकई कोई मुस्तकबिल नहीं है? या मैं तो अभी ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ, सितारे क्या बताते हैं कि इस पार्टी को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए खान साहब की जरूरत है, उसके बगैर ये खड़ी नहीं हो सकती। सर, ये इस तरह से है, बगैर कप्तान के जो है ना, ये पार्टी चल रही है। और ये एक टाइटल ले रहे हैं जितने भी लोग आ रहे हैं कि हम पीटीआई में हैं, या पीटीआई के लिए हम जो है ऑपोजिशन में काम करते हैं, वॉट एवर जो भी है, पार्टी के मेंबर्स हैं, कारकुन है, वॉट एवर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी खान साहब के साथ ही चल सकती है। ये पार्टी खान साहब को सपोर्ट नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। खान साहब पार्टी को सपोर्ट जरूर करेंगे। ये मैं बोलता आ रहा हूँ, कम से कम 1 डेढ़ साल से बोलता आ रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्टी निकलेगी और सब कुछ करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो सर, अभी खान साहब की सपोर्ट तो मौजूद ही नहीं है, फिर पार्टी बिल्कुल फेल है। फिर क्या मुस्तकबिल है? उन्होंने तो देखें मेन कैप्टन को हटा दिया है, और पार्टी बिल्कुल ऐसी रह गई है बेचारी, बेयारो मददगार। फिर कैसे चलेंगे मामले? देखें पार्टी अकेली नहीं रह गई है। ये पार्टी को पार्टी में लोग एंटर होके उसका फायदा लेवरेज ले रहे हैं, जहां तक मुझे दिखता है। पार्टी खराब नहीं है। लोग जो है ना, जो इसके अंदर हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर गंद घोल रहे हैं या मेस बना रहे हैं एक तरह से। तो ये मेस खान साहब ही दूर कर सकते हैं, आम बंदे की बस की बात नहीं है। अब जहां तक रही खान साहब की बात, मैंने आपको पहले भी बताया कि खान साहब के लिए बेहतरीन हल है कि वो किसी तरह से मामलात को तय करें और बाहर निकलने की कोशिश करें। अगर वो अपनी इस जिद पे रहेंगे ना, तो बाहर से कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। आवाम, नो डाउट आवाम के जहन में है खान साहब का ख्याल, लेकिन हर कोई इतना अपने आपस में इतना उलझा हुआ है, अपने आप में इतना उलझा हुआ है, तो वो कैसे खान साहब का साथ दे। और दूसरी बात, अगर वो देने जाती हैं तो फिर उनके साथ क्या होने वाला है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये बिल्कुल मैंने आपको बिल्कुल। बहुत पहले कहा था कि खान साहब के चार्ट से बड़ा क्लियर दिखता है, अपनी मदद आपके तहत वो बाहर निकला और कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, अच्छा मेरे साहब, मैं गुज़श्ता कई दिनों से आपसे प्रोडिक्शन पे ले रहा हूँ, और आपकी प्रोडिक्शन दुरुस्त हुई है। आपने बताया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो जंग छेड़ दी है, इसमें एस्केप नहीं है। और ये अगर हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला कर देगा अफगानिस्तान पे और जंग खत्म हो जाएगी, ऐसा आपने बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। इस डिलीजन से हमें बाहर आ जाना चाहिए। सर, बन्नू में फिर एक मरतबा दहशतगर्दी के खिलाफ जो है जंग शुरू हो चुकी है, और बताया जा रहा है आज के रोज में 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, और कई जो हमारे सिपाही हैं वो जख्मी भी हुए हैं। सर, कहने सवाल जो है वो मैं अक्सर पूछता हूँ आपसे, इस बार तो अभी पूछूंगा कि सर, इस जंग का क्या कोई इख्तिताम आप देखते हैं? साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी कोई इख्तिताम? या फिर ये ऐसे चलते ही रहेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो बॉर्डर शेयर करता है, अमेरिका तो बॉर्डर शेयर नहीं करता था, वो चला गया। पाकिस्तान तो यहीं पे है और हमेशा यहीं पे रहेगा। क्या देखते हैं?
देखिए, कम से कम 1 डेढ़ साल तो ये होगा मसला। उसके बाद ये फिर एंड में होगा यही कि ये बैठेंगे, बातचीत करेंगे और फिर मामले को सॉल्व करेंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इनके साथ मुझे मुझे नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देखें तो हर इंसान का एक जायचा होता है। जायचे के 7वें घर से पता चलता है कि आपका ओपोनेंट कैसा है। इसके अफगानिस्तान के और ईरान के जायचे में बड़ा क्लियर दिखता है कि इनके ओपोनेंट वीक होंगे, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क आ जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये वो लोग हैं जो हार नहीं मानते। इनका बच्चा भी आएगा तो बोलेगा हम करके कुछ दिखाएंगे। तो यही कहने का मकसद है कि इनके साथ बातचीत के साथ ही मामला सॉल्व हो सकता है, ऐसे नहीं होंगे। वरना तो ये और जंग फिर सालों साल चलेगी। जो डेडलॉक हैं वो खत्म होने शुरू हो गए हैं, और जो बर्फ थी वो पिघल रही है। और मैंने आपसे गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में आपसे प्रोडिक्शन ली थी, मैंने पूछा था और खबरें बताई थी आपको कि सर खतरा दिखाई दे रहा है, जंगें दिखाई दे रही हैं, मिसाइल चलते दिखाई दे रहे हैं खबरों के मुताबिक। लेकिन आपने कहा था सितारे कुछ और ही बता रहे हैं, सितारे बता रहे हैं कि बर्फ पिघलेगी और जो दोनों ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो दोबारा से शुरू होंगे। और सर अब ऐसा ही हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया में बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका से हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो नाकाम नहीं हुए बल्कि अभी चल रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अहम बात की है, और उन्होंने एक ऐसी शर्त कबूल कर लिया ईरान की जिस पर डेडलॉक था। उन्होंने कहा है ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ईरान को हकीकी अदम का मुजाहरा करना होगा। सर ये वो चीज़ है जिस पर डेडलॉक था। ईरान तैयार हो गया था कि हम 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम पे काम नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका कह रहा था आपने कभी भी काम नहीं करना, 20 साल तो दूर की बात। अब बर्फ पिघल रही है, आप क्या देख रहे हैं? क्या ये बर्फ पिघल के एट द एंड जंग खत्म हो जाएगी या फिर दोबारा से गोलाबारी शुरू होगी, खुदा ना खास्ता? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक टेम्परेरी पॉज है। पॉज में बहुत सारी बातें होंगी। कल जंग हुई, अभी जंग हुई, उसने यूं कर दिया, इसने ये कर दिया। कुछ भी नहीं होगा। बहुत अगर कुछ हुआ तो पानी में होगा, अगर बहुत कुछ हुआ तो, अगर बहुत ज्यादा मतलब हम अनएक्सपेक्टेड भी सोच लें तो वो पानी में होगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको एक चीज जो नजर आएगी, कुदरती आफात। मैंने आपको बताया है कुदरती आफात बहुत ज्यादा आएंगे इस साल में। पूरी दुनिया में आएंगे। ये कोई, मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया की हर पार्ट की बात कर रहा हूँ। जहां जहां जैसे जैसे मौसम अनएक्सपेक्टेड बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, टोर्नेडोज और जो सुनामी की वार्निंग्स वगैरह होती है वो सब आना शुरू हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आने वाले दिनों में हमें ये देखना है कि ये जंग कब तक रुकती है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये हालात मतलब संभल सकते हैं, वो शायद अगस्त सितंबर तक है मैक्सिमम। चाहे इसके दरमियान में मुआहदा ही क्यों ना हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, जो मर्जी हो जाए, ये फिर मामला खराब होंगे और खुदा ना खास्ता जंग की तरफ जाएंगे। जैसे मौसम होते हैं ना साल में, इस तरह अब जंगों के सीजन भी रहेंगे मौसम की तरह। तो हर साल में एक आधी जंग डेफिनेटली नजर आएगी आपको। ओके मर्सी साहब। अच्छा मर्सी साहब, एक और इंटरेस्टिंग खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दौरा किया चीन का, और उन्होंने इस दौरे को तारीखी दौरा करार दिया। उन्होंने कहा कि जो चीन है वो ईरान से पीछे हटना शुरू हो गया है, वो ईरान की मजीद मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अब चीन इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में और हमसे ट्रेड जो है दोबारा शुरू होगी। जो डोनाल्ड ट्रंप का पिछला दौरे हुकूमत था उसमें ट्रेड वार चीन के साथ हुई, और चीन और अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेड वार थी। लेकिन अब बर्फ पिघली है, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और चीन ने एक मुआहदे पे साइन भी कर दिया है। और उस मुआहदे के तहत चीन अमेरिका से जो उनके हवाई जहाज जो बनाते हैं उनके लिए वो इंजन खरीदेंगे बोइंग के। सर आप क्या देख रहे हैं? क्या चीन और अमेरिका के दरमियान जो ये बर्फ पिघल रही है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हो रही है, और इस दौरे को तारीखी दौरा करार दिया जा रहा है, क्या ये वक्ती तौर पे ही है या फिर ये आप देख रहे हैं आप 10 15 20 साल के लिए अब ताल्लुकात स्टेबिलिटी की तरफ आ गए? क्या देखते हैं? सर मुझे तो ये सब वक्त ही दिखता है, और ये बल्कि धोखा ही दिखता है। ये एग्रीमेंट साइन करना, मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये एग्रीमेंट साइन करना 100% गारंटी नहीं होती। ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं ताकि दुनिया में एक तरह से अ, थोड़ा बेहतरी इम्प्रूवमेंट का माहौल बने और लोग जो है इन्वेस्ट करें वापस से। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े रिसेशन आ रहे हैं।
तो ये इन्वेस्टमेंट और ये सब कुछ मुझे फिर वही बात कहूंगा मैं, धोखा दिख रहा है। अभी आप तारीकी बनाएं या आप ये कुछ भी बनाएं, लेकिन इसके पीछे मैंने आपको जब ये जा रहे थे मैंने आपको तब भी कहा था कि इनका ये जाना बेकार है, इनको कुछ भी हासिल वसूल नहीं होने वाला। लेकिन लेकिन जाहिर है इतना बड़ा प्लान बनाया है, इतना बड़ा ट्रिप का था, इतना बड़ा उनका मीटिंग वगैरह जो भी इन्होंने की होंगी, तो उसका कोई तो वो समरी आपको प्रेजेंट करेंगे, तो और वो ये तो नहीं प्रेजेंट करेंगे कि हमारा ये दौर नाकाम रहा। मैंने तो कभी नहीं सुना कि आज तक किसी वीक मुल्क ने कहीं पे भी अगर विजिट किया और वो एंड में ये बोले हमारा दौरा नाकाम रहा। तो हर कोई यही बोलता है हमारा दौरा कामयाब रहा। लेकिन अगर हम सितारों की रोशनी में देखें, तो मैं आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टाइम चल रहा है ये बड़ा क्रिटिकल टाइम है, सेंसिटिव टाइम है। इसमें इनको बहुत ज्यादा नुकसान और एक तरह से बहुत ज्यादा जो है ना डिफीट्स, हर तरफ से इनके ऊपर बदनामी का धब्बा लगना, एक तरह से जंग में हार जाना, ये सब चीजें इनके सामने आएंगी, लोगों का इनके अपोज हो जाना, ये सब होगा इनके साथ आने वाले दिनों में। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, यूरोप के कुछ ममालिक हैं, उसमें हालात मामूल की तरफ आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपने हुर्मत से कई ऐसे ममालिक हैं यूरोप के जिनके जहाज गुजारने की इजाज़त दे दी गई है ईरान की तरफ से। लेकिन सर गल्फ कंट्रीज अभी भी बहुत परेशान है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे रहता है और ज़्यादातर पाकिस्तानी हमें देखते हैं, तो उनके सवालात भी फिर यही होता है कि गल्फ कंट्रीज का कुछ बताएं कि स्टेबिलिटी कब तक आ सकती है, उसका टेन्योर क्या हो सकता है, वहाँ के जो लोग रह रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तानी, उनके हवाले से कोई अच्छी खबर है तो हमारे साथ शेयर करें। देखिए मेरे पास, आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि गल्फ कंट्रीज अभी बहुत ज्यादा अच्छा बाउंस बैक करेंगे, तो अभी ऐसा नहीं होने वाला। कम अज कम इस साल तो आप भूल जाए। और अगर आप ये बोलें कि गल्फ कंट्री के हालात की वजह से सबके हालात खराब हो जाएंगे, एक नॉर्मल फिनोमिना है कि सबके हालात खराब होते हैं, लेकिन जिसका अच्छा टाइम चल रहा होता है, मैंने बहुत सी एग्जांपल्स में समझाया है, उसको मुल्क के टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा मोटा हिकअप आएगा, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा दारो मदार मुल्क की दशा या उसकी चार्ट पर है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। उसकी वजह से काफी लोगों के रीजंस बनेंगे निकलने के, नई पॉइंट, नई मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ मतलब जो डिफीट होंगे या जिनके नुकसान होंगे वो रीजन बनेंगे। लेकिन आपकी दारो मदार उस मुल्क पे नहीं है, आपके नसीब में होगा तो वो चलता रहेगा जैसे कैसे भी चलेगा। ओके मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन सिचुएशन खराब ही होती जा रही है। अब लॉकडाउन में पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ भी की गई है, ईद के बाद तक का वक्त दिया गया है 10 जून तक का, कि आप अपनी शॉप्स खोल सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं। लेकिन सर लोग बहुत अपसेट हैं, पेट्रोल की खासतौर पर कीमत बढ़ने की वजह से महंगाई का तूफान एक बर्पा हुआ है। और अब जो हमारे स्टेट बैंक के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 7% तक जा सकती है, जो कि तारीखी सतह तक चली जाएगी। आप क्या देख रहे हैं सर? क्या जो लोग हैं पाकिस्तान के, क्योंकि अब हमारे देखने वाले नाज़रीन पाकिस्तान से ताल्लुक है, अब सवाल करते हैं कि मलिक साहब से पूछ के बताएं कि हमारे लिए कोई रिलीफ, कोई ऐसी ताज़ा हवा का झोंका, कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? लेकिन जून के बाद मैंने जैसे कहा है कि अवाम को बाहर निकलने के लिए ना मौके मिलेंगे, जून के फर्स्ट वीक के सेकंड वीक से। ये जो मौके हैं, ये बात आप याद रखिएगा, इन मौकों में अवाम अगर कुछ कर गई अपने लिए तो कर जाएगी, नहीं तो फिर आप भूल जाए। ये मौका तकरीबन एक साल गया, तो मुझे लगता है डेफिनेटली अवाम बहुत कुछ करने वाली है। तो जरा सा वेट करें। एक्चुअल में जो रिजल्ट आपको, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट जिसको बोलते हैं ना कि काया पलट जाना, या हमने कभी सोचा नहीं, ये चीजें आपको मिलेंगी 2027 के आखिर से। लेकिन जैसे आपने बोला हवा का झोंका, ये डेफिनेटली नजर आता है मुझे जून के बाद। बट याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, पहले उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट मिलेंगे। आप ये नहीं समझे कि अगर आप सड़कों पे बाहर निकल आए, कल को कोई एहतजाज किया, तो फौरन आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि जिस हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा है वो हाउस तो कंफर्टेबल है, लेकिन ऑलरेडी वहां पे 3-4 प्लैनेट बैठे हुए हैं जो एक स्ट्रेस दिखाते हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए। ओके मौलवी साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, मालूमात शेयर की, प्रोडिक्शंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।